जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी, पहली ही क्लास है। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम भारतीय संविधान के विकास की बात करेंगे। राइट, किसकी बात करेंगे? भारतीय संविधान के विकास की यहाँ पर हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं। राइट, आ जाइए जरा देखिए। सबसे पहले हम अपनी नोटबुक के अंदर आप क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान का विकास। क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान का विकास। राइट, और इस पर हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, देखिए भारतीय संविधान का जो विकास है मेरे साथियों, वो आपको तीन फेज में नजर आएगा। ठीक है, कितने फेज में नजर आएगा? 3 फेज में नजर आएगा। ठीक है, ये 3 फेज कौन कौन से हैं हम उनको जो है डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आप भारतीय संविधान का विकास जो है वो देखेंगे। राइट, दूसरा हम जो देखेंगे वो देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के साथ। राइट, सेकंड सेकंड जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेकंड फेज जो रहेगा वो रहेगा इंडियन सॉरी ब्रिटिश क्राउन के साथ रहेगा। ठीक है, एंड थर्ड हम बात करेंगे तो थर्ड हमारा रहेगा कैबिनेट मिशन। राइट, क्या रहेगा? कैबिनेट मिशन जो है वो हमारा थर्ड फेज रहेगा, जिसके अंदर हम भारतीय संविधान के विकास की रूपरेखा जो है वो देखेंगे। राइट, चलिए अब देखिए मेरे साथियों, क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होने वाले जो एक्ट हैं, जो इंडियन जो कि ब्रिटिश उसमें अ, पारित किए जाने हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। राइट, तो सबसे पहला जो एक्ट रहेगा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रहेगा। राइट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रहेगा। राइट, एंड थर्ड हम बात करें तो चार्टर एक्ट। राइट, चार्टर एक्ट 1793 हो जाएगा। राइट, फिर नेक्स्ट हम बात करें तो वो आ जाएगा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, एंड उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में हम जो है वो इतिहास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है तो उसके बाद भारत की कमान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। तो अब भारत पर जो है वो ब्रिटिश क्राउन का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश क्राउन एक नए सिरे से भारतीय संविधान का विकास करता है, या हम बोल सकते हैं भारत के लिए नए नए एक्ट जो है वो पारित करवाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। ठीक है, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1858 भी बोल देते हैं। राइट, सेकंड हम बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इसी टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट, फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर 1919 आपको देखने के लिए मिलेगा और फिर 1935 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फिर आपको कैबिनेट मिशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 1946 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको भारतीय संविधान के विकास के 3 फेज जो है वो नजर आने वाले हैं। राइट, कितने फेज नजर आने वाले हैं? 3 फेज आपको नजर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें साथियों। तो देखिए भारतीय संविधान को बनाने वाले मिशन व आयोग की हम बात करें। भारतीय संविधान को बनाने वाले मिशन
व आयोग, राइट। अगर हम इनकी बात करें मेरे साथियों कि भारतीय संविधान को बनाने वाले जो मिशन हैं या आयोग हैं वो कौन कौन से हैं, जिन्होंने दलील दी थी कि हम भारत का संविधान बनाएंगे, ठीक है। और फाइनली आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो बन जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भारत का संविधान बनाने की बात 1928 में साइमन कमीशन करता है। साइमन कमीशन करता है, जिसका भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो देखा गया था, ठीक है। इसमें आपको जो है वो लाला लाजपत राय की डेथ भी होती है इसका विरोध करते टाइम, साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1940 के अंदर आपको अगस्त प्रस्ताव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। इसके अलावा 1942 में आप देखेंगे क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है मेरे साथियों आपने देखा होगा कि भारत में एक काफ़ी व्यापक आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से संचालित किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और भी थोड़ा सा बात करेंगे जब हम हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। 2-3 टॉपिक्स आपके बचे हैं हिस्ट्री के अंदर, उनको हम बहुत ही जल्द जो है वो कवर कर लेंगे, राइट। देखिए, 1945 की अगर हम बात करें, 1945 में बेबेल योजना आती है, और ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये योजना जो है वो असफल हो जाती है, ठीक है, सक्सेस नहीं है। और फिर उसके बाद 1946 में फाइनली आपको जो है वो कैबिनेट मिशन योजना नजर आएगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसके तहत आप देखिए कि भारत में जो है वो एक संविधान सभा का गठन होता है, और वो संविधान सभा जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण कर देती है, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा और चीज़ें जानिए, ठीक है। इनमें हम कैबिनेट मिशन के बारे में तो हमको काफ़ी लंबा पढ़ना है, क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या साथियों, हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो मांग है वो मांग करने वाले कौन कौन से जो है वो लोग रहेंगे, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे संविधान की मांग, राइट। तो संविधान की मांग करने वाले जो लोग हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर अगेन हम प्रीवियस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने बात करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भारत का विकास होना भारतीय संविधान का, उसमें जो हमने एक्ट लिखे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम जो है वो कैबिनेट मिशन को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग करी है वो 1895 के अंदर करी गई थी, और ये मांग जो है वो करी गई थी लाला सॉरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, राइट। किसके द्वारा करी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो मांग करी जाती है कि भारत के लिए संविधान बनाया जाना चाहिए, ठीक है। पहली मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी जाती है। फिर 1922 के अंदर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी मांग करते हैं, महात्मा गांधी संविधान और संविधान सभा की मांग करते हैं, ठीक है। तो लिखिए, महात्मा गांधी संविधान और संविधान सभा की मांग करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे कि 1922 के अंदर महात्मा गांधी जो है वो संविधान और संविधान सभा की जो है वो मांग करते हैं, राइट। इसके अलावा हम आगे बात करें तो 1924 की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 1924 की बात करते हैं, तो इस टाइम पे मोतीलाल नेहरू जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो संविधान सभा की मांग करते हैं। तो लिखिए, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग, राइट। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो 1934 में आप देखेंगे
कि ये जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा बनाई गई पार्टी है एक स्वराज पार्टी, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में बात कर चुके हैं। तो वो पार्टी भी जो है वो संविधान सभा की मांग करती है। तो लिखिए स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग जो है वो करी जाती है। राइट, क्लियर है। और फिर 1935 में आप देखें कि उस टाइम की राष्ट्रीय पार्टी थी जिसे हम बोलते हैं आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग, राइट, संविधान सभा की मांग, राइट। सो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रख पाएंगे, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा 1938 में जवाहरलाल नेहरू एक बात बोलते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू लाल नेहरू वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करते हैं, ठीक है, संविधान सभा की मांग करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप समझ पाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की जो है वो मांग कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और किस पे चलते हैं, हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बात कर रहे थे, हम उन्हीं को दोबारा से अगेन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। और फिर उसके बाद हम जो है वो फाइनली कैबिनेट मिशन को जो है वो डिस्कस कर लेंगे और हमारी संविधान सभा का हम जो है वो निर्माण करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आ जाइए ज़रा। तो अब हम अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संविधान का विकास, राइट, ठीक है। तो भारतीय संविधान का विकास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी हम संविधान का विकास लिख रहे हैं वो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात बोली जा रही है। तो आप संविधान को किसी भी अदर कंट्री के संविधान से नहीं जोड़ेंगे। हम यहाँ पर जहाँ भी संविधान की बात कर रहे होंगे वहाँ भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर हम देखें तो हमने देखा था कि काफ़ी सारे एक्ट उस टाइम पे आए हुए थे। तो हम सभी एक्ट्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो की फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं, राइट। इसमें आप देखें कि इसमें आप सबसे पहले बात करें तो इसमें इसका जो उद्देश्य था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत और ब्रिटेन के अंदर जो कंपनी का जो पावर है, कंपनी की जो पावर है उसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मेन टारगेट क्या है इनका, इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने का जो मेन टारगेट है उसकी अगर हम बात करें, टारगेट क्या है कि कंपनी के कार्यों को भारत व ब्रिटेन में नियंत्रित करना, राइट। ये जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का टारगेट होता है और इससे भारतीय प्रशासनिक तौर पे भारत के प्रशासन में या भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या चेंजेस आए उनको देखें। तो यहाँ पर देखिए कि चेंज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दो चेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला चेंज यहाँ पर जो है वो गवर्नर नहीं लिखिए, ऐसा लिखिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। राइट, बना दिया गया। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप याद रखें कि यहाँ पर एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट बोल सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा करिए सुप्रीम कोर्ट बोल दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे एक ही कोर्ट था जो कि कोलकाता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। उसे आप हाई कोर्ट बोल दीजिए या सुप्रीम कोर्ट बोल दीजिए, जो आपको लगता है। ठीक है, क्लियर है। फाइनली एक कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर जो है वो कोर्ट की स्थापना हुई थी। राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा जानें कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ समझने की कोशिश करिए। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनको जो है मेरे साथियों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो बनाया जाता है। और सेकेंड आप याद रखेंगे, कार्यकारिणी कार्यकारिणी परिषद में सदस्य की अगर हम बात करें मेरे साथियों कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, उनकी कार्यकारिणी परिषद के अंदर कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर जो है वो 4 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। आइए जरा उनके थोड़े से नाम हम जान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके नाम आप लिख लीजिए। लिखिए, फिलिप फ्रांसिस, ये पहले हो जाएंगे। सेकंड हम बात करें तो क्लैबरिंग हो गए, क्लैबरिंग। राइट, क्लैबरिंग। थर्ड है मानसन, और जो फोर्थ नंबर पे रहेंगे वो रहेंगे बारवेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं उनकी कार्यकारिणी परिषद के अंदर 4 सदस्यों को इंक्लूड करा गया है। एक है फिलिप फ्रांसिस, क्लैवरिंग, मानसन और बारवेल। राइट, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम थोड़ा हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करें। अगर हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, ठीक है, जज हैं, उनका अगर रेशियो बात करें तो रेशियो 1+3 का रेशियो है। यहाँ पर जो एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा, एक यहाँ पर जो कौन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेगा। ठीक है, और 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, अन्य न्यायाधीश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट। सो हाई कोर्ट के अंदर उस टाइम पे हम बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपको अगेन बता देते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक ही है। अभी प्रेजेंट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा दोनों की अलग अलग हो जाती है। उस टाइम पे एक ही कोर्ट था, आप इसको हाई कोर्ट से समझ लीजिए, या फिर आप इसको सुप्रीम। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस टाइम पे ये जो है वो हाई कोर्ट ना होकर उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। क्लियर है, समझ गए आप? चलिए, सो यहाँ पर अगर हम मेरे साथियों, अगर हम यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे थे एलिजाह एलिजाह इम्पे। ठीक है, एलिजाह इम्पे को यहाँ पर जो है मेरे साथियों बनाया जाता है मुख्य न्यायाधीश। अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो अन्य न्यायाधीश आप लिख सकते हैं चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइडे। ठीक है, ये उस टाइम पे 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये हमारा जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में छोटी सी जानकारी थी। इतने ही की पॉइंट्स आपको याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, तो उम्मीद है आप रख पाएंगे, इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है,
इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा द्वैध शासन का। ठीक है, किसका मिलेगा? द्वैध शासन का। राइट, सो लिखिए, पहली बार, पहली बार द्वैध शासन की स्थापना। राइट, पहली बार द्वैध शासन की स्थापना यहाँ पर होती है, लेकिन याद रखना ये जो द्वैध शासन है वो कंपनी के अंदर लगाया गया है। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया है? कंपनी में। ठीक है, आगे चल के आपको द्वैध शासन अगेन मिलेगा। वो जो द्वैध शासन होगा वो भारतीय स्टेट को परिप्रेक्ष्य में रखकर बनाया जाएगा। ठीक है, सो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? चलिए, दोनों की दोनों डाउट्स आगे चल के डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आप द्वैध शासन याद रखिए, आगे का द्वैध शासन आएगा, दोनों को हम और आप अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो द्वैध शासन है, अगेन आपको बताया कि ये जो द्वैध शासन है वो कंपनी के लिए द्वैध शासन है, ना कि भारतीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, भारत को एक स्टेट में रखकर जो है वो द्वैध शासन नहीं बना है, ये जो द्वैध शासन है वो कंपनी के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर द्वैध शासन कैसा है, यहाँ पर द्वैध शासन दो तरीके से है। एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। राइट, क्लियर? क्या यहाँ पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। राइट, और सेकंड है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा मेरे साथियों, ये कंपनी के राजनीतिक मामले देखेगा। क्या देखेगा? कंपनी के राजनीतिक मामले देखेगा। राइट, ठीक है, और बोर्ड ऑफ अगर डायरेक्टर की बात करें तो ये कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा। राइट, क्लियर? तो समझ में आया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो कंपनी के राजनीतिक मामले देखेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामले जो है वो देखेगा। राइट, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर देखा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी परिषद के अंदर 4 सदस्य हैं, उनके नाम भी आपने देखे थे। यहाँ पर क्या होता है कि कार्यकारिणी परिषद से सदस्यों की संख्या जो है वो घटा दी जाती है। तो लिखिए, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। राइट, क्लियर है? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उससे सदस्यों की संख्या घटाकर 3 जो है वो कर दी जाती है। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए आगे और डिस्कस करें, और चीज़ें डिस्कस करें तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लिखिए ज़रा, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। को उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया। राइट, सो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? ये रखना है आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1793 की बात कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1793 की हम बात कर लेते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1793 की पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए जो है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर?
सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था करी गई। राइट, सो लिखिए जरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था शुरू की गई। राइट, तो ये 2 पॉइंट आप याद रख पाएंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे साथियों, ठीक है, थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। राइट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट लिखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत। राइट, ये याद रखेंगे आप। और ये जो व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना, ये 1793 में लाई गई थी और ये लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट, कौन लाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट, कौन लाए थे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में हम जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में भी आपको बताया था कि हम इसको जो है वो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टैक्स सिस्टम है, तो टैक्स सिस्टम को इकोनॉमिक्स में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देखो आपको स्थायी बंदोबस्त मिल गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, और इसके अलावा आप देखेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था हो गई। सभी जितनी भी टैक्स सिस्टम है प्रेजेंट में परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिर आपका जीएसटी हो गया, इन सभी चीज़ों को हम जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर है साथियों? चलिए, सो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो, इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू। राइट, ब्रिटिश भारत के 19% जो क्षेत्रफल है उस पर इसको लागू करा गया था। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसके अगर हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नामों की बात करें कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो नाम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके नाम कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि इसको जो बोला जाता है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था जो है वो इसको बोला जाता है। राइट, इसके अलावा इसको जो है इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी जो है वो इसको बोला जाता है। राइट, इसके अलावा हम बात करें तो इसको माल गुजारी व्यवस्था भी बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है? माल गुजारी व्यवस्था भी जो है वो इसको बोला जाता है। राइट, ठीक है, तो ये इसके जो है नाम है इस व्यवस्था के। ठीक है, चलिए, तो ये चार्टर एक्ट 1793 हो गया। उम्मीद है इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई हैं और आपने अपने इसको नोटबुक के अंदर नोट कर लिया है। राइट, चलिए, अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की बात कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की हम जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, लिखिए, कंपनी का भारत से एकाधिकार समाप्त। जस्ट वन, एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार लिखिए। ठीक, हम भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त। राइट, लिख पाएंगे आप?
कि कंपनी का भारत से जो है वो एकाधिकार समाप्त हो गया। यहाँ पर कंपनी कौन सी है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है। चीज़ क्या रखना है कि भारत से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त करा गया है, लेकिन चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय का एकाधिकार जारी। चाय का व्यापारिक एकाधिकार जारी। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे कि यहाँ से जो है वो चाय का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त नहीं किया गया है। सिर्फ अन्य चीज़ों पर, जो कि जैसे कि सूती का व्यापार कर रही थी, इसके अलावा रेशम का हो गया, इसके अलावा अन्य फिनिश गुड्स हो गए जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो लॉन्च करती थी भारत में, उसको जो है वो उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बाकी चाय का तो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहना है। ठीक है। और थर्ड आप याद रखेंगे, लिखिए, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को धर्म, सॉरी ऐसा लिखिए, भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। राइट, ठीक है। तो भारत में धर्म प्रचार की अनुमति इनको ईसाई मिशनरियों को मिल जाती है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये 1813 के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, और कुछ खास एक्स्ट्रा याद रखना नहीं है। ठीक है, चलिए। सो और देखिए, चार्टर एक्ट हर साल लाया किस लिए जा रहा था, ये लाया जा रहा था कि ताकि कंपनी का जो अधिकार है वो हर 20 साल में उसको क्या है, रिन्यू कराया जाए। ठीक है। तो आपने अभी तक देखा था कि 1803 में इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब यहाँ पे 1813 में भी कंपनी का जो अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया गया। राइट। तो कंपनी का एक जो अधिकार है वो फिर से अगेन जो है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट लाने का मतलब ही यहाँ पे यही होता कि सबसे पहले और चीज़ें तो ठीक है जो जोड़ी जाएंगी घटाई जाएंगी, लेकिन कंपनी का जो अधिकार है वो हर 20 साल में रिन्यू होता रहेगा। क्लियर। तो ये चार्टर एक्ट 1813 हो गया। 33 के बारे में बात कर लेते हैं, लिखिए जरा। चार्टर एक्ट 1833, और हम जो है वो इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर से अगेन वही आपको बताया कि चार्टर एक्ट लाने का रीज़न क्या होता है, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा देना। तो लिखिए, कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा देना। राइट। तो कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा देना, ये चार्टर एक्ट 1833 का अगेन इसमें ये चीज़ जुड़ जाती है। दूसरा इस चीज इसमें बात करें तो इससे अब यहाँ पर एक चीज याद रखें कि अब यहाँ पे आप देखें कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल आप पढ़ रहे थे उसको चेंज करके उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो लिखिए, बंगाल के बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। राइट, ठीक है, बनाया गया। तो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है विलियम बेंटिक को। ठीक है, क्लियर है।
किसको बनाया गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक को जो है वो बनाया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट आगे लिखिए। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए। यहाँ पे गवर्नर जनरल है। अब भारत का गवर्नर जनरल होगा तो लिखिए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद में, परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। राइट, ठीक है, कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। और ये जो कानूनी सदस्य था मेरे साथियों, कौन था? कानूनी सदस्य जो था ये था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, कौन था? लॉर्ड मैकाले को जो है वो पहला कानूनी सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? लॉर्ड मैकाले को पहला कानूनी सदस्य बनाया जाता है। और ये बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है 1834 के अंदर। ठीक है, तो 1834 में जो है वो लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, भारत का कानूनी सदस्य इनको बनाया गया है। ठीक है, किसके अंदर ये काम किसके लिए करेंगे? ये विलियम बेंटिक की कार्यकारिणी जो परिषद होगी उसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, देखिए 1835 में एक रिपोर्ट जारी करेगा। जो लॉर्ड मैकाले है वो 1835 के अंदर एक रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे निस्यंदन का सिद्धांत। 1835 मैकाले की रिपोर्ट, मैकाले की रिपोर्ट। राइट, ये जो मैकाले की रिपोर्ट है मेरे साथियों, इस मैकाले की रिपोर्ट को बोला गया है निस्यंदन सिद्धांत। क्या बोला गया है? इसको लिखिए निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है वो फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला गया है। फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पर इसको बोला गया है। राइट, फिल्ट्रेशन थ्योरी के अलावा इसको जो है वो छनाई का सिद्धांत बोला गया है। ठीक, छनाई का सिद्धांत। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये था, मैकाले का मानना ये था कि आप जो है वो घर के मालिक को अंग्रेजी सिखाइए, उसका जो नौकर है वो अपने आप अंग्रेजी सीख जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, लिखिए कंपनी का पूरी तरह, जस्ट 1 मिनट, पूरी तरह व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी के पास केवल राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार शेष रह गए। लिखिए, अब कंपनी के पास केवल राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकार शेष रह गए। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि अब जो है वो कंपनी के पास केवल राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकार जो है वो शेष रह जाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ पर इस एक्ट में जो है वो दास प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया था। ठीक है, लिखिए दास प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया। राइट, और इसको जो है वो इसका अंततः जो उन्मूलन की बात है कि उन्मूलन कब हुआ इसका कंप्लीटली, ठीक है, इस अस्तित्व में कब आया? तो 1843 में इसको जो है वो कंप्लीटली अस्तित्व में ला दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो 1835 में आप देखेंगे कि 1835 सॉरी 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके अंदर दास प्रथा उन्मूलन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्टार लगा कर लिखेंगे क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दास प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया था 1833 के अंदर।
इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि दास प्रथा हो गया, और इसके अलावा हाँ एक और पॉइंट लिखेंगे, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा इसमें नहीं लिखेंगे, 1829 में होती है तो वो पीछे वाले में, ठीक है, तो प्रीवियस वाले में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सती प्रथा पीछे लिखिएगा, ठीक, क्योंकि 1833 का है, वो 1829 के अंदर होता है, तो लिख लीजिएगा पीछे। ठीक है, सती प्रथा का जो प्रतिबंधन है वो आपका करवाया जाता है 1829 के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए पीछे लिख देते हैं, ये तो चार्टर एक्ट 1833 हो गया। 1813 यहाँ लिख दीजिए, सती प्रथा प्रतिबंधित। और कब हुई थी ये? 1829 के अंदर। ठीक है, क्लियर। सती प्रथा प्रतिबंधित कब हुई थी? 1829 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, राइट। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं और चार्टर एक्ट 1853 की बात कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि यहाँ पर आप लिखिए, सेवाओं का आधार, सेवाओं का आधार प्रतियोगी परीक्षाओं को बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को बनाया गया, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मतलब यहाँ से अब क्या हो रहा था कि अगर आपको किसी भी सर्विस के अंदर जाना है, किसी भी प्रशासनिक सर्विस के अंदर जाना है, किसी भी एनी ऑफ द सर्विस के अंदर जाना है आपको, तो आपको एक कम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो उस सेवा के अंदर एलिजिबल होंगे भर्ती के लिए। ठीक है, जैसा कि वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो पटवारी के एग्जाम के लिए आपको कम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि भारतीय संविधान के अंदर ये जो आपको जो ये दिख रहा है, जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको दिख रहा है, वो कहाँ से आया है? चार्टर एक्ट 1853 की देन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट लिखिए, विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना। विधान परिषद की स्थापना, राइट। सो ये आप लिख पाएंगे कि विधि निर्माण के लिए, मतलब अब कानून बनाने के लिए भारत में जो है वो 12 सदस्यीय विधान परिषद जो है वो काम करेगी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भारत को देख लिया है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया हमारा, काफ़ी लंबी क्लास चल गई है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करवाया गया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं। हिस्ट्री भी हमारी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, बताया था आपको 2 से 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और हमने साइड में जो है वो संविधान को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगले महीने आई थिंक मार्च में जो है वो इसका एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो है वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी फैक्ट भी नहीं छूटना चाहिए, और कोर्स भी हमारा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। हमने साइंस लगभग कंप्लीट पढ़ ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ों को पढ़ लिया है। हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट कर ली है, 2 से 3 टॉपिक्स बचे हैं। हमारा जो है वो संविधान चालू हो गया, बहुत ही जल्दी ये खत्म होगा। फिर आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैटिक्स। ठीक है, फिर एमपीजी के बचेगा तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब काफ़ी जल्दी हमारी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो आप सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर। और इसके अलावा आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।